हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जिसमें ये प्रूफ किया गया था कि डीएनए जो सेमी कंजर्वेटिवली रूप से डिवाइड कर रेप्लिकेशन करता है। ठीक, सॉरी, डिवाइड नहीं, रेप्लिकेशन करता है। ठीक, तो इसमें हमने फिगर देखना रह गया था, बाकी सब चीज़ अच्छे से डिटेल में समझी थी। तो फिगर में भी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। फिगर में दे रहा है मैशलोन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट, मतलब भाई मैथ्यू मैशलोन और फ्रैंकलिन स्टॉल। देखो, उन्होंने पहले क्या किया था, पहले स्टेप में था कि 15, मतलब जिस अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया था बैक्टीरिया को, उसमें नाइट्रोजन था 15 वाला था। ठीक, तो देखो पहले वही दिखाया जा रहा है। तो दोनों के दोनों स्टैंड, सिंपल सी बात है, जैसा खावन वैसा बने मन, उस तरीके से क्या है कि N15 वाले को जैसे उसको जब खाया जाएगा तो जो स्टैंड बनेंगे उसमें दोनों ही N15 वाले होंगे। तो डीएनए को क्या बोल देते हैं, हैवी डीएनए, मतलब N15 डीएनए। तो ये N15 डीएनए। अब इस फिगर में जो है ना, कुछ रेडिश कलर से दिखाया नहीं गया, वो हैवी डीएनए को दिखाया गया। मतलब कहने का मतलब हैवी डीएनए नहीं कह सकते हैवी स्ट्रैंड, मतलब जिसमें नाइट्रोजन 15 वाला है। ठीक है, अब दोनों दोनों ही इसमें हैवी वाले हैं तो इसको हैवी डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें हैवी दिखाया जा रहा है और हैवी को ये रेड पट्टी से दिखाया गया, रेड बैंड से दिखाया एनसीईआरटी। तो N15 दोनों ने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में। तो देखो ये N15 देखो सबसे ज़्यादा किनारे पर है। देखो कंपेरेटिवली आपको दिखेगा N15 सबसे ज़्यादा किनारे पर है। मैंने कल दिखाया भी था एकदम से सेंट्रीफ्यूगेशन में कैसे कैसे पहुँचेंगे। और 14-15 मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी का बीच में है। देखो एक इसमें N14 है, वो देखो सबसे ज़्यादा पास में है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर तक क्यों क्यों पहुँच गया, दरअसल ये ऐसा करके घूम रहा है, ऐसा करके ये घूम रही है पूरी। ठीक है, ऐसे करके घूम रही है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो जिसका मास डेंसिटी ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा लगेगा। तो देखो सबसे किनारे ये आ गया है, उससे इधर ये है और सबसे इधर ये लाइट वाला है। ठीक है, अब जो है वही ग्रीन वाला 14 वाला, रेड वाला 15 वाला है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, देखो ये 14 वाला ग्रीन वाला दिखाए गए हैं। इतना डिटेल में वैसे पूछने की चांस कम है, लेकिन फिर भी आप याद रखो क्या जा रहा है। ठीक है, हैवी है तो ऐसे ध्यान रखना कि रेड वाला एकदम खतरे का निशान। ठीक है, ग्रीन वाला 14 वाला मतलब नॉर्मल वाला है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि जब ग्रीन लाइट होती है तो इसका मतलब कोई डेंजर नहीं होता ना, तो वो नॉर्मल वाला नाइट्रोजन है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, जब ये 14 वाले में डाल दिया गया है, 14 वाले में डाल दिया गया, उसके बाद 20 मिनट की बात कर रहे हैं। तो 20 मिनट के बाद क्या हुआ, ये मैंने सब करके दिखाए थे। ठीक है, क्योंकि इसके दो अलग अलग स्टैंड हो गए होंगे 15 वाले के। जब 14 वाले को खा रहा होगा तो एक ने इस स्टैंड में बना लूँगा, एक पेरेंटल स्टैंड इधर पहुंच गया होगा, उसने एक डॉटर स्टैंड बना लिया होगा, एक ने इधर बना लिया होगा। तो इस पर तरीके से इंटरमीडिएट डेंसिटी के बने थे दोनों के दोनों, कल मैंने दिखाया था डिटेल में। ठीक है, तो हाइब्रिड लाइट का रेशो 2:0 आया था, क्योंकि दोनों के दोनों हाइब्रिड थे और लाइट वाला एक में नहीं था। ये 40 मिनट बाद का मतलब ये टाइमिंग इनिशियल से लग रहा है। ठीक है, 20 मिनट ही है, कोई 20 मिनट ही है। 20 मिनट और बाद देखा गया, इन चारों को मैंने अलग कर दिया था, फिर मैंने ये सब मैंने कल डिटेल में बताया था आपको। तो इस तरीके से इसमें 2 हाइब्रिड वाले मिले थे 4 में से और 2 लाइट वाले मिले थे। तो इस प्रकार रेशो ये 2:2 मतलब 1:1 बन गया था, सिंपलेस्ट रेशो जब किया था। तो ये जनरेशन फर्स्ट है 20 मिनट बाद, और 40 मिनट बाद जनरेशन सेकंड आ गई। दोनों ने फिगर में भी जनरेशन सेकंड तक की बात की और थ्योरी में भी वही बताया, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया कि 80 मिनट बाद क्या होगा, मतलब 4th जनरेशन तक का पूछ लिया। तो मैंने आपको 4th जनरेशन तक का एकदम डिटेल में बना के दिखा दिया था कल के लेक्चर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन ये सब है। ठीक है, ये कल मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई थी सब कैसे कैसे ये सब निकाले जाएंगे। ठीक, बाकी बस फिगर ही देखना था, बाकी तो मैंने सब समझ ही दिया था। इसमें दरअसल अगर डायरेक्ट एक की पॉइंट अगर पकड़ना हुआ आपको तो क्या था, दरअसल क्या हो रहा था, डबल एंड ऐड रूल लगा दो लाइट वालों के लिए। चूँकि दो ऐड भी हो रहे हैं, इसलिए चूँकि हर बार, मतलब ये ऑब्जर्वेशन से मैंने निकाली ट्रिक, इसलिए
हर बार दो हाइब्रिड बनेंगे, उनमें से दो लाइट मतलब आगे बनाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार ये सब मैंने कल बताए थे, 80 मिनट तक आपको बता दिया था। ठीक है, ठीक है। हर बार दो हाइब्रिड बनेंगे ना, और उसमें से दो लाइट बन के तैयार हो जाएंगे हर बार, तो इसलिए मैंने कहा था डबल एंड ऐड रूल। ठीक है, जैसे कल मैंने ट्रिक बताई थी आपको, 2011, 13, 17 से ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो उसमें आप दोबारा समझना चाहो तो देखो, थोड़ा बता देता हूँ। जैसे रेस जो आया था 2^0, 1:1, 1:3, 1:7 आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कल मैंने आपको बताया था डिटेल में। ठीक है, और वैसे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, वो ट्रिक मतलब कहने का मतलब कंसेप्चुअल मैंने बता ही दिया था, और ज़्यादातर ही चार जनरेशन तक ही पूछा ही जाएगा। ठीक है, जैसे दरअसल रियल में जो बना था, रियल में इस तरीके से था, 2:0, 2:2, 2:6, 2:14। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था डबल एंड ऐड रूल का मतलब, जैसे इधर तो सब दो 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 का है ही हाइब्रिड, और हाइब्रिड हर बार जो बनेगा उसमें से हर बार दो लाइट और एक्स्ट्रा मिलकर के तैयार हो जाएंगे, डबल तो होंगे और दो और एक्स्ट्रा और बनेंगे। तो देखो, इसका ये कह रहा था मैं डबल एंड ऐड रूल, जैसे इधर से शुरू से भी कर सकते हो, ये दूसरे वाले का लाइट वाले का रेशो, लाइट वाले निकालने के लिए हाइब्रिड तो हमेशा 2:2 रहेगा। देखो इसको निकालना डबल एंड रूल, डबल एंड ऐड रूल मतलब डबल करो और 2 ही ऐड करो, तो 2 टाइम करो 2 ऐड करो। 0 का 2 टाइम कितना होगा, 0 का 2 टाइम तो 2 ही होगा, क्या होगा 2 नहीं होगा, 0 का 2 टाइम 0 होगा, तो 0 हुआ +2, तो 0 + 2 कितना होगा 2 हो गया। फिर 2 का 2 टाइम करो, 2 × 2 = 4, और 4 + 2 6 हो गया। 6 का फिर 2 टाइम करो, 6 × 2 = 12, और 12 में 2 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 12 में 2 और जोड़ दिया तो कितना 14। इस तरीके से बनते चले जाते हैं, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं कितनी भी जनरेशन तक, ये कह रहा था मैं। तो भाई मैंने ये लिखा था, ये ऑब्जर्वेशन निकाला मैंने, लिखा है मैंने, क्योंकि दो हर बार तो दो हाइब्रिड से बनेंगे, उनमें से दो लाइट बनाएंगे, ये बनाएंगे लिखा है। ठीक है, ज़्यादा स्मॉल हो गया थोड़ा सा, ये वाला जो है बनाएंगे लिखा है। ठीक है, इस मैं साफ करके लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब ये हो गया, इतना फिगर आपने देख लिया था, कल मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दिया था। ठीक, अब इसमें ये बता दिया था। हाँ, ये याद करने का तरीका, ये जो था रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज़ किया था टेलर और कोलेजिस ने, इन्होंने भी 1958 में यही प्रूव किया कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव रूप से रेप्लिकेशन करता है। तो उसमें रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज़ किया था। तो मैंने ये बताना चाहा था कि ये ध्यान रहे कि थायमिडीन क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है ना कि टाइड, क्योंकि डीऑक्सी इसलिए लगा चूँकि थायमिन डीएनए में ही तो होता है। अब देखो साइंस डी वाले न्यूक्लियोसाइड होते थे, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, साइंस प्यूरिन्स का जब न्यूक्लियोसाइड बनाया जाता था बनता था, डी कब बनता था पिरिमिडिन्स के बनाए जाते थे। ठीक, अब रियल में इसे डीऑक्सी थायमिडीन लिखना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी जैसा कहती है वैसे ठीक है। ठीक है, डीऑक्सी थायमिडीन लिखते तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन आपको देखो एक चीज़ स्पेशल और बताता हूँ मैं, ज़्यादा टीचर में भी हम देखते हैं, जैसे जब हम रियल में समझ रहे थे कि कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है,
कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ रहे थे। ठीक है, वहाँ पर देखो ये था डीऑक्सीथाइमिडीन था ना, तो रियल में डीऑक्सीथाइमिडीन करके लिखते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया है, केवल रेडियोएक्टिव थाइमिडीन लिख दिया है। लेकिन ये भी सही है, क्योंकि देखो थाइमीन ऐसा तो है नहीं कि आरएनए में होता तो डीएनए में ही है ना, ये भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डीऑक्सीथाइमिडीन लिख दो चाहे, सही बात है कि ठीक। बाकी ये तो सब जानते ही हो, एडेनोसिन डीऑक्सी एडेनोसिन क्योंकि दोनों में होता है। ठीक है, ग्वानुसिन डीऑक्सी ग्वानुसिन ये भी दोनों में होता है। ठीक है, साइटिडीन डीऑक्सी साइटिडीन ये भी दोनों में होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो यूरिडीन, तो यूरिडीन को यूरिडीन भी केवल बोल सकते हैं कि आरएनए में होता है, और थाइमिडीन को केवल थाइमिडीन भी बोल सकते हैं, लेकिन डीऑक्सीथाइमिडीन बोलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ हम स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब उसने थाइमिडीन को डीऑक्सीथाइमिडीन बोला है, तो डीऑक्सीथाइमिडीन ही ज़्यादा सही है। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने ये रेडोक्सीथाइमिडीन यहाँ यूज़ किया है, तो ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि थाइमिन होता तो केवल डीएनए में ही है। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट अगर पूछा जाए तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट में दो ऑप्शन में से फंसाएगा कि इसमें एक में लिख देगा कि टेलर ने जो बीसीएफाफाफाविंस पे एक्सपेरिमेंट किया था उसमें रेडियोएक्टिव डीऑक्सीथाइमिडीन यूज़ किया था, या फिर मतलब रेडियोएक्टिव डीऑक्सीथाइमिडीन यूज़ किया था, या फिर रेडियोएक्टिव थाइमिडीन यूज़ किया था, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मैंने ये बता दिया कि जनरली जब बात स्ट्रक्चर की जाए तो वहाँ जो पूछा है तो डीऑक्सीथाइमिडीन कहना बेटर रहेगा। ठीक है, कंपेरेटिवली केवल थाइमिडीन। ठीक, अब क्लियर हो गया। ठीक, बाकी ये सब हो गया। अगला हम आज का जो मेन टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की आखिर क्या मशीनरी होती है, उसमें क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, ए लिविंग सिस्टम सच एज इश्चेरिचिया कोलाई, दरअसल हम इसमें देखने वाले हैं प्रोकैरियोट्स में, मतलब उसमें भी इश्चेरिचिया कोलाई में देखने जा रहे हैं कि रेप्लिकेशन कैसा क्या प्रोसेस होता है। दी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम, वो ऐसा ही नहीं है, रेप्लिकेशन डीएनए को डबल होने के लिए, डीएनए के अमाउंट को डबल होने के लिए बहुत सारे कैटलिस्ट, बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, मतलब एक पूरा सेट की जरूरत पड़ती है। द मेन एंजाइम इज रेफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो मेन एंजाइम उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, ये खुद ही अपना बता रहा है कि मेरा क्या काम है और मैं किस पे काम कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ों को बता रहा है। देखो डीएनए डिपेंडेंट ये बता रहा है कि मैं डीएनए डिपेंडेंट का मतलब डीएनए को कन्वर्ट कर रहा हूँ, डीएनए पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब बिना डीएनए के मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डीएनए पर ही काम कर रहा हूँ। डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए को बहुतायत में बनवा रहा हूँ, मतलब को डबल करवा रहा हूँ, तो डीएनए पर काम करके डीएनए बनवा रहा हूँ, नाम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बात खत्म। ठीक, अब पूछ ले जाइए क्या करता है, तो ये नाम ही खुद बता रहा है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, अभी दरअसल जो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसमें भी जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ना, ये आरएनए प्राइमर लगाकर रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है, तो स्टार्ट ये कराता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से, डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज का कोई काम नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज का कोई काम नहीं। ठीक है, आरएनए प्राइमर से कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, कहीं आरएनए प्राइमर से कंफ्यूज मत हो जाना, आरएनए प्राइमर बात अलग है। ठीक है, अब देखो हम डिटेल में एनसीईआरटी वाला पढ़ते हैं। सिंस इट यूजेज डीएनए, भाई कह रहा है कि इसका नाम ऐसा क्यों है, एनसीईआरटी खुद बता रही है। सिंस इट यूजेज डीएनए टेम्पलेट, क्योंकि डीएनए टेम्पलेट को यूज़ करता है, मतलब उसके बिना काम नहीं कर सकता, डीएनए टेम्पलेट को यूज़ करेगा, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट होकर टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन। अब दूसरे नाम जो डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, अब आखिरी के 2 शब्द इसके नाम में आ रहे हैं, वो क्या है, वो बता रहे हैं, क्योंकि ये
टू कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, अब देखो, अब मेरा एनालॉजी सुनो इस पूरे में, द मशीनरी एंड द एंजाइम। पूरा एप्लीकेशन किस मशीनरी एंड द एंजाइम्स को समझेंगे। इसमें मेरा पूरा एनालॉजी है कि राजमिस्त्री है, मैसन, ये दीवार बनाता है, घर बनाता है, मकान बनाता है, वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पूरी तरीके से एनालॉजी एकदम प्रूफ होगी, हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक। तो और जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, वो ईंट है, ब्रिक, मतलब ईंट को कह सकते हैं ना, यूनिट ऑफ द बिल्डिंग। पूरे एक बिल्डिंग बन के तैयार होता है तो उसका मेन यूनिट क्या थी, ईंट है ना। इसी प्रकार पूरा डीएनए बन के तैयार हो जाता है, उसकी मेन यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। उसमें भी कहीं ज़्यादा अच्छे से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये तो है ईंट, तो बस इसी को वो लगाता चला जाता है कैसे करके। अब वही सब जो है पूरा मैं उसी से रिलेट कर दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होने वाला है अब आपके लिए। कहीं भी दोबारा दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सब समझ में आएगा। बस आप पढ़ करके थोड़ा क्वेश्चन लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना बस। अब जो वैसे लगेगा तुम्हारे लिए सब याद हो गया, लेकिन हल्के से थोड़े से क्वेश्चन लगाना जरूर। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार बस पूरे टॉपिक के क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद फिर बस उसको रिवाइज करो थ्योरी को। और ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा रिवाइज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। देखो भाई मैंने तरीका बताया है का मतलब सिंपली डीएनए की न्यूक्लियोटाइड दैट इज डीएनए की यूनिट एंड सिंपली इन यूनिट्स का पॉलीमराइजेशन दैट इज इनका नंबर बढ़ाना, ये तो रफली रेप्लिकेशन कहलाता है। नंबर किसका, इन ईंट का, ठीक है। अरे पॉली का मतलब होता है बहुत से, पॉली मर्ज के संधि विच्छेद करने, तो क्या होता है, पॉली वाली बहुत सी चीज़ों को मर्ज मतलब मर्ज कर देना, जोड़ देना, उसी को फॉर्मेशन को पॉलीमरेज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ आ जाओ, दीज एंजाइम आर हाईली इफिशिएंट। अब एंजाइम की जब भी बात करें आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि राजमिस्त्री की बात चल रही है, जो मकान बनाने वाला कारीगर है, ठीक है। और मैसन की बात चल रही है, मैसन जानते हो ना, राजमिस्त्री को इंग्लिश में बोलते हैं। दीज एंजाइम्स आर हाईली इफिशिएंट, बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंट होता है भाई, उसकी इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से, मतलब तेज़ी से भी करेगा और गलती भी नहीं करेगा भाई बंदा, ठीक है। आपने देखा भी होगा कुछ राजमिस्त्री कितने ज़्यादा मतलब एकदम फुर्ती से काम करते हैं, स्पीड से। ईंट को तो ऐसे उठा लेते हैं जैसे उन्होंने कोई आधा किलो का या 200 ग्राम का बाट उठाया हो, इस तरीके से लगाते चले जाते हैं एक ही हाथ से कटाकट कटाकट। तो ये वो वाला एफिशिएंट वाला, ठीक है, अच्छा वाला है। दीज एंजाइम्स आर हाईली, और वहीं कुछ राजमिस्त्री अगर बढ़िया नहीं आते हैं तो कोई भी एक आधी ईंट अगर गड़बड़ लगा दी तो वहीं से सब गड़बड़ हो जाता है, पूरा म्यूटेशन हो जाता है, वही सब उसी से रिलेट कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो हम तो जनरली एक टिपिकल कंडीशन को लेकर चलते हैं ना, कि जब किसी प्रोसेस को समझाते हैं कि एक अच्छा राजमिस्त्री रहा होगा, तो दीज एंजाइम आर हाईली इफिशिएंट होता है, ठीक है। एंजाइम्स होता है एज दे हैव टू कैटालाइज पॉलीमराइजेशन, क्योंकि उनको जो कैटालाइज करना होता है, पॉलीमराइजेशन करना होता है, और फिर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का करना होता है वेरी शॉर्ट टाइम में। बहुत सारी ईंटें लगानी है, बहुत कम समय में लगानी है, तो भैया इफिशिएंट तो होना चाहिए ना, इफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, परसेंटेज इफिशिएंसी क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100, यही होती है ना। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है भाई, तो उसकी इफिशिएंसी है, ठीक। तो वेरी शॉर्ट टाइम, फिजिक्स क्या है एक तरीके से, जो डेली हम लाइफ में जो प्रोसेस होती हैं वही तो सब फिजिक्स है, ठीक। वेरी शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा उसको ईंटें लगानी है, तो ये एफिशिएंसी तो अच्छी होनी चाहिए ना, कॉमन सेंस की बात है। अब आगे एस्टेचोकोलाई दैट हैज ओनली, अब देखो ये तुम रटना नहीं पड़ रहा है, ये तुम्हें नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब तुमको कोई मकान बनाते हुए मिस्त्री देखें तो आपको वहीं रिवाइज हो जाएगा, आपके दिमाग में बस ये चलना चाहिए डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम है मेन वाला, जो मिस्त्री जो मेन राजमिस्त्री होगा वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। कई राज होंगे उसमें से मेन होगा वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है। और आपको देखना चाहिए कि भाई ये डीएनए बन रहा है, ये बिल्डिंग नहीं बन रही, डीएनए बन रहा है, आपको रिवाइज हो जाएगा वहीं की वहीं। हर चीज़ को ध्यान रखना, देखो कैसे, अब देखो इतना होता जा रहा है। अब देखो आगे स्टेचोकोलाई दैट हैज़ ओनली 4.6 to 10⁶ बेस पेयर, ये पहले भी बता सकते हैं,
बता चुका हूँ, ठीक है। इतने बेस पेयर होते हैं। कंपेयर इट विद ह्यूमन हुज डिप्लॉयड कंटेंट, ह्यूमन का डिप्लॉयड कंटेंट 6.6 × 10⁹ बिलियन बेस पेयर है, ठीक है। या ऐसे कहते हैं 6.6 बिलियन बेस पेयर बोल दो, या बोल दो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, क्योंकि 10⁹ का मतलब बिलियन हो सकता है। हाँ, ये बोलना गलत रहेगा कि 6.6 × 10⁹ बिलियन, तो आगे भी और 10⁹ हो जाएगा। या तो केवल 6.6 बोलो तो बिलियन बोलो, या फिर 6.6 × 10⁹ बोलो तो केवल बेस पेयर बोल दो, ठीक है। कंप्लीट करता है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स, ठीक है। अब ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कितने समय में पूरे कर लेता है? 18 मिनट में। सिंपल सी बात है, 20 साइकिल तो 20 मिनट, 20 मिनट तो जो होता है वो पूरा का पूरा सेल साइकिल का टाइम होता है। तो उसमें हम जानते हैं कि ज़्यादातर टाइम तो इंटरफेस का होता है, तो 20 में से 18 मिनट लेता है, 18 मिनट के अंदर लगभग कर देता है अपना रेप्लिकेशन पूरा, ठीक है। क्योंकि इंटरफेज में ही तो रेप्लिकेशन आता है। वैसे भी यहाँ इतना ज़्यादा फिलहाल ज़्यादा अंदर वहाँ तक नहीं जाते हैं, अब यहीं तक समझते हैं इंटरफेस के अंदर एप्लीकेशन। तो इसे ध्यान रखना कि ज़्यादातर टाइम में है ये कि 18 मिनट में करता है रेप्लिकेशन, तो बाकी 2 मिनट में अपना सेल डिवीजन का बाकी प्रोसेस करता है। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि उसकी जो दीवार बनाने का जो रेट है, पॉलीमराइजेशन रेट है, हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली, वो कितना है? 200 बेस पेयर पर सेकंड। मतलब वो राजमिस्त्री इतना ज़्यादा, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि वो 1 सेकंड में 2000 ईंटों को लगाएगा, मतलब 2000 बेस पेयर को लगाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना, दिमाग में याद रखना कि जैसे अक्सर देखा होगा कि अगर वो 9 इंच की, जैसे कुछ लोग अगर जानते हो थोड़ा सा, जो ईंट होती ना, ईंट की जो लंबाई होती है वो अक्सर 9 इंच होती है, ठीक है। आधी थी 3.5 इंच हो गई, लेकिन उसकी जो चौड़ाई करके होती है वो लगभग 4 इंच के इक्वल होती है। तो जो होती है, तो जब 9 इंच की दीवार बनाई जाती है, तो अगर ईंटों को लंबा लंबा करके लगाएंगे, मतलब बगल बगल करके लगाएंगे, पैरेलल पैरेलल करके, तो 2 ईंटें एक बार में लगाएंगे, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड एक बार में लगाएंगे, तो वो बेस पेयर की तरह हो गया एक तरीके से। तो ऐसे ध्यान रखना बस कि 200 बेस पेयर लगा रहा है, ठीक है। मतलब 2 ईंटों को एक साथ रखता चला जा रहा है। बेस पेयर 2000 बेस पेयर लगा रहा है पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में 2000, ठीक है। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, ही कह रहा है केवल ये पॉलीमरेज जो होता है केवल तेजी काम नहीं करता है, बट दे आल्सो हैव टू कैटालाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कह रहे हैं वो केवल राजमिस्त्री केवल ऐसा नहीं है कि भाई तेजी काम कर रहा है, ऐसे कुछ ने आकर देखा मकान बन रहा है तुम्हारा, आके देखा कि यार ये राजमिस्त्री बहुत अच्छे हैं भाई, कितना तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो वो कहता है मालिक, या मतलब तुम कहोगे, तुम मालिक हो तो, कि भाई ये राजमिस्त्री जो है तेज़ी काम नहीं कर रहा है, काफ़ी एक्यूरेसी के साथ भी करता है, कोई गलती भी नहीं होती है, बहुत तेज़ी से, बिना गलती के वो तेज़ी से काम करता है। क्योंकि क्योंकि आगे देखो वही लिखा जो मैंने बताया था, क्योंकि एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन टू म्यूटेशंस, क्योंकि अगर कोई भी गलती होगी तो म्यूटेशन हो जाएगा। फर्दर मोर, आगे ये बात आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि एनर्जेटिकली, एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, कि भैया ऐसी थोड़ी है, ये जो राजमिस्त्री को हम लाए हैं इतने एफिशिएंटली काम कर रहा है, और वो भी बिना गलती किए हुए इतनी तेज़ी से 2000 बेस पेयर को लगा रहा है पर सेकंड, 2000 ईंट के जोड़ों को लगा रहा है पर सेकंड, तो ऐसे थोड़ी है। ये क्या है, ये जो है भैया बहुत महंगी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसका जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसने, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा महंगी प्रोसेस है, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। रिलेट करते चलें हर चीज़ को। अब यहाँ महंगे का मतलब क्या है? यहाँ महंगे का मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज हुई होगी, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स मतलब है तो एक तरीके से कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो कि पहले बता चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे, क्यों पता है? क्योंकि तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ये हो गया इतना, लेकिन ट्राइफॉस्फेट लगा है, तो एक फास्फेट जब इसमें जुड़ जाएगा न्यूक्लियोसाइड में, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, और बाकी की दो फास्फेट जो बचे
वो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। तो तभी बोल रहा है कि एक जो क्या सर्व डुअल पर्पस, दो काम करता है। इन एडिशन टू एडिंग एज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की तरह ऐड होने के बजाय, ऐड होने के अलावा दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी देते हैं। दरअसल ये देखो, ये बात कहना ज़्यादा अच्छा है। ट्राई फास्फेट 3 फास्फेट है, इनमें एक फास्फेट इससे जुड़ करके सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। बाकी के 2 फास्फेट जो किनारे किनारे के होते हैं, रियल बात वो होती है जो मैं बताने जा रहा हूँ अब, कि 3 फास्फेट में एक फास्फेट इससे जुड़ करके इसको न्यूक्लियोटाइड बना देता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड हो गया वो तो एक सबस्ट्रेट की तरह काम करने लगा। रिएक्टेंट को ईंट उस पर लग रहा है ना, वो लग गया। और 2 फास्फेट जो बचे किनारे किनारे के, वो एनर्जी प्रोवाइड कराने के काम करते हैं। तो वही वो कह रहा है कि ट्राई फास्फेट जो होते हैं ये डुअल पर्पस करते हैं, 2 काम करते हैं। ये प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तब ध्यान रखना, वो बहुत सही नहीं है कि जो है बीच वाला एनर्जी की तरह काम करे। बीच वाला तो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, किनारे किनारे वाले एनर्जी देते हैं, ठीक है। पहली वाली बात को भूल जाना, अगर आपको ध्यान हो या फिर मैंने बताया हो ऐसा कुछ जल्दबाजी में, कुछ अभी जो बताया था, ठीक। तो उसमें ध्यान ये रखना, सही बात क्या है, सही बात ये नहीं है कि बीच वाला एनर्जी देता है, एनर्जी एंड वाले देते हैं, किनारे वाले। बीच वाला सबस्ट्रेट की तरह काम करता है 3 फास्फेट में, ठीक है। इन एडिशन टू एक्ट एज सबस्ट्रेट, अगर मैं जल्दबाजी में कोई गलती करता भी हूँ तो तुरंत उसको पॉइंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको कुछ गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, उसकी चिंता मत करें। इन एडिशन टू एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट, क्योंकि अगर मैं कुछ पढ़ाता भी हूँ, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़, तो मैं कुछ ना कुछ उद्देश्य से बताता हूँ, फिर वो बाद में उसको बता देता हूँ कि उसको मैंने इस तरीके से यहाँ क्यों बताया था, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, फिर उसको क्लियर करके आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लेक्चर अपलोड करने के बाद जब ध्यान दिया जाता है कि कोई गलती तो नहीं हुई, कैसे क्या, ठीक है। तो उसकी आप फिक्र ना करें। इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, ये सब बता दिया ना, एनर्जी भी देता है। दे प्रोवाइड दी पॉलीमराइजेशन, दे प्रोवाइड दी एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखो लिखा भी है, द 2 टर्मिनल फास्फेट इन ए डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट आर हाई एनर्जी फास्फेट, लिख गया, लिख दिया। किनारे वाले क्या होते हैं, जो मैंने बताया वही लिख रही है एनसीईआरटी। हाई एनर्जी फास्फेट होते हैं किनारे वाले, सेम एज इन केस ऑफ एटीपी, जैसा कि एटीपी में होता है उसी तरीके से होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट हम जो बोलते हैं, ठीक, तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट जो बोलते हैं, तो उसी तरीके से इसमें और भी होते हैं, कोई भी ले सकते हैं, गुआनिसिन ट्राईफास्फेट ले लो इस तरीके से, ठीक है। साइट्रिडीन ट्राईफास्फेट ले लो, ठीक है। डीऑक्सीसाइट्रिडीन ट्राईफास्फेट, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने कॉमन नाम लिख दिया ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब एटीपी हो गया, बाकी 3 बचे, बाकी 3 में भी ऐसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो कॉमन लिख दिया। बस ये कह रहा है कि जैसे एटीपी होता है वैसे ही करके इसमें होता है कि किनारे वाले जो होते हैं हाई एनर्जी फास्फेट होते हैं, बीच वाला सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, ठीक। हाँ, ये जो विद इन 18 मिनट मैंने लिखा था, ये वर्ड ये बता रहा है कि 18 मिनट के अंदर अंदर कर देता है, मतलब इसका मतलब क्या है, दैट इज 18 मिनट तो मैक्सिमम है, इससे कम में भी कर सकता है, या तो इसके अंदर अंदर कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 मिनट लेता है बस एप्लीकेशन करने में, ठीक है। बाकी इधर उधर के पॉइंट ये सब हो ही चुके हैं समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट समझ लो थोड़ा। ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो कि पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट वाले के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ भी एक फास्फेट है ना, चूँकि टर्मिनल के 2 फास्फेट तो हाई एनर्जी फास्फेट होते हैं ना, जो रेप्लिकेशन के दौरान एनर्जी देने का काम करते हैं, मतलब एक, मतलब जो बीच वाले काम करते हैं। अब ऐसे एक मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफास्फेट जो आगे 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 पढ़ेंगे भी, तो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं ना, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आगे का पीछे लिख दिया है, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे, ठीक। अब मतलब इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको न्यूक्लियोटाइड है। अगर पूछा जाए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो, ऐसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट ये क्या है, तो इसको न्यूक्लियोसाइड मत बोलना, न्यूक्लियोटाइड ही बोलना, ठीक है। क्योंकि एक फास्फेट इसके साथ जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बना देगा, और बाकी के 2 एनर्जी की तरह काम करेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड बन गया ना, बस तुम्हें न्यूक्लियोटाइड ही है, ठीक।
यहाँ तक हो गया। ATP आगे देखो, इन एडिशन टू DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ये कह रहा है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज के अलावा ये ऐसा नहीं है कि भाई यही एक राजमिस्त्री, हाँ ये मैं नहीं है ये भाई, कहते नहीं कई राजमिस्त्री होता है, इसमें एक हेड होता है, तो हेड है ये। इन एडिशन टू DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज के अलावा मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब पूरा बिल्डिंग बनाने में और भी भाई राजमिस्त्री काम आते हैं विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और उनकी भी डिग्री ऑफ हाई एक्यूरेसी अच्छी होती है, क्योंकि यार वो भी गलती कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाए ना, गलती तो कहीं भी हो जाए तब भी गड़बड़ हो जाए, तो वो उनकी भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई होती है, ऐसे मत समझना कि केवल इसी की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई होती है। फॉर लॉन्ग DNA पॉलीमरेज, फॉर लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल्स, लंबे DNA मॉलिक्यूल, मतलब बहुत बार कई मालाओं की, कई मंजिलाओं की, कई मंजिला की इमारत बनाई जाती है, बनानी है चूँकि, तो इसलिए सिंस द टू स्ट्रेंथ ऑफ द DNA कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, तो इसका भी एक सिक्वेंस होता है ना, एक तरीका होता है, ज़्यादा तो नहीं करते ना कि एक ही तरफ की दीवार की, मतलब हर मंजिल की एक तरफ की दीवार लगातार बनाते जा रहे हैं, कटाकट कटाकट कटाकट, ठीक है। तो एकदम से अब DNA के रेस्पेक्ट में देख लो, कह रहे हैं कि पूरा DNA को हम एक समय रायता नहीं, एक बार में ही रायता नहीं फैला लेते हैं, पूरे डिस्टेंट को एक बार में अलग नहीं कर लेते हैं पूरा, जितना अलग करते हैं भाई उतना पहले उसका डबल करते जाते हैं, फिर उतना ही खोलते चले जाते हैं, ये है, जैसे इसमें समझे, तो मतलब ये है, देखो यहाँ क्या क्या कह रहा है, फॉर लॉन्ग DNA molecules since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, क्योंकि वजह क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पूरा ऐसा नहीं कि जैसे ये है DNA इस तरीके से है, ठीक है। और दरअसल एक बात आपको और बता दें, जो अक्सर हम ऐसे करके बना नहीं देते हैं, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके, समझ रहे हो ना, ऐसे करके बना रहे हैं इस तरीके से, और उसके रेस्पेक्ट में मैं आपको बता दूं, जो पहले पढ़ाया गया था, देखो ये ध्यान से याद रखो कैसे है ये, अब देखो ऐसे है ये, ऐसे ये वाले एक स्टैंड पे ध्यान देना, तो ये दरअसल ऐसे ऐसे नहीं हुआ इस तरीके से, ये ऐसे है, तो ऐसे स्टार्ट ना हो करके इसी तरीके से हुआ, तो ये ध्यान रखना, तो दरअसल ये ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, ये भी इस तरीके, ऐसे करके नहीं होगा, ठीक। बहरहाल तो हम इन दोनों को अलग करेंगे, क्योंकि पेरेंटल स्टैंड हैं अगले आने वाले, मतलब फ्यूचर DNA बनाने के लिए, फ्यूचर स्टैंड बनाने के लिए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे स्टैंड को, ऐसा नहीं है कि दोनों को स्टैंड को पूरे एंटायर लेंथ में एकदम पूरे तरीके से अलग कर लेते हैं, पहले हल्का सा थोड़ा सा अलग करते हैं, और पूरा अलग क्यों नहीं करते हैं, रीजन ये बता रहे हैं, असल से रीजन में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले थोड़ा सा खोल लेते हैं, जैसा कि उसमें फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, हल्का सा खोल लेते हैं पहले इसको, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा खोल लिया नीचे का, ठीक है। अब ये जो इस हिसाब का है, अब आगे जो है इस हिसाब से बनाते चले जाते हैं, इसका जो है इसका आगे ऐसे करके बनाते चले जाते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं, थोड़ा सा बनाते चले जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार हम पूरा फैला कर नहीं कर लेते हैं, कहते हैं ना समझदार लोग क्या करते हैं कि भाई जितना कर सको आज में काम शाम तक उतना ही फैला ना, फालतू को ज़्यादा मत फैलाओ, तो वही है कहीं ना कहीं एनालॉजी, ठीक। वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। देयर रेप्लिकेशन अगर विद इन स्मॉल ओपनिंग ऑफ द DNA हेलिक्स, तो रेप्लिकेशन कहाँ होता है, DNA हेलिक्स की जो छोटी सी ओपनिंग मैंने खोल के दिखाया था, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब ये जो मैंने खोला नहीं था इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो खोल दिया था जितना इस तरीके से खोल दिया था, रेप्लिकेशन फॉर्क का है, ठीक। द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, और DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज जो मेन वाला राजमिस्त्री है, चीफ राजमिस्त्री जो है, कैटेलाइज हेड ऑफ द, मतलब मेन जो है हेड ऑफ द राजमिस्त्री, सभी राजमिस्त्रियों का हेड,
तो मेन जो है मतलब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वो कैटालाइज करता है पॉलीमरेज ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या होती है? डेट इज 5' to 3'। कुछ लोग 5' to 3' भी बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब बेटर यही है कि 5' to 3' बोले। 5' to 3' करता है ये कैटालाइज, ध्यान रखना। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, उससे क्या होता है कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं एट द रेप्लिकेशन फॉर्क पर। रेप्लिकेशन फॉर्क में कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कंसेक्वेंटली परिणाम स्वरूप ऑन वन स्टैंड, एक स्टैंड पर क्या होता है? ऑन स्टैंड द टेम्पलेट विद पोलरिटी 3' to 5'। कौन सा स्टैंड? जिसकी टेम्पलेट वाली पोलरिटी 3' to 5' थी। द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस। 3' to 5' वाली पे तो कंटिन्यूस होता है वाइल ऑन द अदर, जबकि दूसरा वाला स्टैंड जो था द टेम्पलेट विद पोलरिटी जिसके 5' to 3' थी वो डिसकंटिन्यूस होता है। अभी कंटिन्यू डिसकंटिन्यूस क्या होता है वो भी डिटेल में समझेंगे। ये कहने का मतलब इनका ये चल रहा है कि जैसे हम जानते हैं कि एंटी पैरेलल होते हैं दोनों स्टैंड, एक होगा 5' to, देखो इस तरीके से ये वाला है तो ये वाला ये, ठीक है, 5' to 3' तो एक होगा 3' to 5'। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 5' to 3' है, कि जो 5' to 3' है, जो कि 5' to 3' है, एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि ऑन स्टैंड जिसमें 3' to 5' है वो कंटिन्यूस उस पर होता है सिंथेसिस, जो 3' to 5' है। मतलब इधर वाला ये जो गया था, जैसे मैंने इधर का बनाऊँ तो ये वाला आया, तो इस पर ये कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है। जबकि जिसका पेरेंटल स्टैंड जो है 5' to 3' था उसका डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होती है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनके मैंने बहुत से तरीके भी बना लिए याद रखने के डायरेक्ट, क्योंकि प्रेशराइज कंडीशन में इतना कंसेप्ट ध्यान नहीं आता है, हमें क्वेश्चन बबल सही भर जाने से मतलब होता है। तो जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि 3-5 करके कुछ किया होगा, 3-5 का मतलब हम मानते हैं कि नंबर 2 से किया होगा, एक होता है नंबर 1 का काम, एक होता है नंबर 2 का काम। ठीक है, तो हम कहते हैं 3-5 करके किया होगा, लेकिन 3-5 करके काम आज कुछ लोग मानते हैं कि रिश्वत दे के काम या इस तरीके से, मतलब मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ इस बात को, लेकिन एक तरीका अपने, हमें उससे क्या मतलब, हम बस तरीका बना रहे हैं याद करने का कि 3-5 करके किया होगा तो 3-5 करके काम जल्दी हो जाता है। इस तरीके याद रखें कि लोग मानते हैं कि 3-5 करके काम जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है मतलब कोई रुकावट नहीं आता, मतलब लगातार काम चलता चला जाता है, मतलब कंटिन्यूस। तो जो 3' to 5' होता नहीं पेरेंटल स्टैंड, जो पेरेंटल वाला 3' to 5' होता है उस पर जो है, देखो ये मत ध्यान रखना कि इस तरीके से मत ध्यान रखना, ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये ध्यान रखें 3' to 5' है वो सब वो ठीक है, खैर कि 3' to 5' कंटिन्यूस होता है, लेकिन 3' to 5' जो है ना, ये 3' to 5' है, ये 3' to 5' क्या है? ये पेरेंटल का है, पेरेंटल स्टैंड, मतलब जिस पेरेंटल स्टैंड जो पेरेंटल स्टैंड 3' to 5' होगा उस वो जो आगे बनाएगा ना दूसरा वाला स्टैंड वो कंटिन्यूस बनाएगा। ठीक है, ये बात है, जो पेरेंटल है वो 3' to 5' होगा, आगे फिगर है उसमें और बता दूंगा अच्छे से, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा फिर 5' to 3' मान लो एक नंबर का काम, तो एक नंबर का काम तो ऐसे रुक रुक का होगा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। ठीक है, याद करने के लिए ज़्यादा हार्ट दिल पे मत लेना इस बात को ज़्यादा। ठीक है, अब कंटिन्यूस, ठीक है, देखो कंटिन्यूस मैंने क्या लगा रहा, ध्यान से, न्यू स्टैंड तो पेरेंट वाले के एंटी पैरेलल दैट इज 5' to 3' ही बनाएगा ना। ठीक है, क्योंकि सिंपली राज मतलब राज मिस्त्री भाई उसी दीवार पर मतलब बैठेगा जिसको बनाएगा, वो आगे जब मैं फिर बताऊंगा तो और अच्छे से बता दूंगा इस चीज़ को, उसमें परेशान मत हो। ठीक है, उस दीवार की बगल पर बैठेगा, उस दीवार के बगल बैठेगा जिसको वो बनाएगा। ठीक है, उसी पे बैठे उसी को थोड़ी बनाएगा। ठीक है ना उसी पे बैठ के उसको बनाया जा सकता, ना उसी पे बैठ के उसको काटा जा सकता है, मतलब याद करने के लिए ये तरीका।
बनाया तो जा सकता है, वैसे उल्टा उल्टा अगर करेगा, लेकिन वो तरीका है उसमें आप ज़्यादा मत जाइए। फिलहाल आप डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखें इतनी बात, आगे मैं बता दूंगा जिसने जो होगा बताने वाली चीज़, ठीक है। न्यू स्टैंड तो पेरेंटल वाले के एंटी पैरल दैट 5'2" बनाएगा, ठीक है। पहले इतना पढ़ते हैं, आगे फिगर में समझ लेंगे वो चीज़, वहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। पहले आप इतना ध्यान रखें जो मैंने अभी बताया, कंटिन्यू डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। इट इज़ डिसकंटिन्यूस कौन सा, जिस 5' to 3' अगर पेरेंटल है तो वो अपनी सिंथेसिस आगे के डॉटर स्टैंड बनाएगा, डिसकंटिन्यूस बनाएगा, ठीक है। द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइड फ्रेगमेंट। अब चूँकि डिसकंटिन्यूट हुए, टुकड़े टुकड़े में हुए हैं, तो वो अलग अलग टुकड़े होंगे ना, फ्रेगमेंट होंगे। अब उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। आर लेटर ज्वाइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। उन टुकड़ों को जो है, चूँकि हम जानते ही हैं लाइगेज क्या होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। अगर बायोटेक्नोलॉजी बारे में लेक्चर देखे होंगे तो समझ जाओगे। तो जो है कोई कंपटीशन में टेस्ट के हिसाब से, उस हिसाब से ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ, तो प्रेस्टीजियस कोचिंग अच्छी खासी, तो यहाँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो बायोटेक्नोलॉजी पहले उन्होंने सिलेबस में दिया था, तो बायोटेक्नोलॉजी पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। तो उसमें लाइगेज को जो है मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। तो ग्लू का मतलब क्या होता है, चिपकाना, तो इससे चिपका दिए जाते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए जो पॉलीमरेज करता है, पॉलीमरेजेस का मतलब क्या पता है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की बात चल रही है, करता है मतलब ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों या खास कर यूपी बोर्ड में भी, हिंदी बोर्ड वाले बच्चों समझ में नहीं आया तो उनको लिए बताने चल रहा हूँ। ऑन देयर ऑन, द इंडिपेंडेंट पॉलीमर ऑन देयर ऑन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो डीएनए पॉलीमरेजेज होते नहीं है, चाहे वो मैन वाला चीफ हो, इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो, या फिर अन्य कोई डीएनए पॉलीमरेज हो, वो सब के सब जो है कोई भी उनमें से प्रोसेस और रेप्लिकेशन को स्टार्ट कोई नहीं करा पाता, ये ध्यान रखना। क्योंकि स्टार्ट करने के लिए आरएनए प्राइमर लगाना पड़ता है, ठीक है, तो स्टार्ट ही कोई नहीं कर पाते। आल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए। और ये भी बात है कि रेप्लिकेशन ये नहीं कहीं भी स्टार्ट कर दो, एक इसकी फिक्स पोजीशन होती है। यही सब मैंने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया डिटेल में, वहाँ सब समझेंगे, या पुराने लेक्चर आप मुझे देखना चाहो तो उसमें देख सकते हैं। आल्सो द रेप्लिकेशन, पुराने का भाई ये मैंने जो बना दिए हैं, पहले पढ़ा दिया बायोटेक्नोलॉजी का, कुछ उसमें अभी बचे हैं लेक्चर। आल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली। आल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली। और ये भी नहीं है कि रैंडमली स्टार्ट हो जाए कहीं से भी। आल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, वही बात है। देयर इज ए डेफिनेट रीजन, कुछ निश्चित स्थान होते हैं स्टेचुकुलर डीएनए में, वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट स्टार्ट होता है या उत्पत्ति होती शुरू होता है। सच रीजन आर टर्म्ड, इस प्रकार के भाग, इस प्रकार के पार्ट क्या कहलाते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाम ही बता रहा है कि रेप्लिकेशन की ओरिजिन मतलब यहीं से होनी है, उस पार्ट का नाम तक दिया। इसको शॉर्टकट में ORI भी बोलते हैं, वहाँ बताएगा बायोटेक्नोलॉजी में। ORI सब स्मॉल ही बना देते हैं, O भी स्मॉल, R भी स्मॉल, I भी स्मॉल, ORI। इट इज because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedure। recombinant DNA procedure में रिक्वायरिंग वेक्टर, जिसमें एक वेक्टर की ज़रूरत होती है और जिसमें हम एक मतलब डिजायर DNA को उसमें लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत होती है अगर हम उसको कॉपी बनाना चाह रहे हैं। तो ये सब डिटेल में हम वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेक्टर के पास ORI होना चाहिए, ये उसके फीचर होते हैं। 4 फीचर बताए गए हैं, 3-4, तो 4 फीचर बताए गए हैं। तो उसमें एक फीचर ये भी आता है कि वेक्टर में, क्लोनिंग वेक्टर में ORI होना जरूरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं फर्दर नोट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो इसको हम बाद में समझते हैं, पहले फिगर में आपको बता देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने जो बात बताई है। देखो ये फिगर देखो, इस पैरा को बाद में समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेप्लिकेशन फॉर्क देखो,
देखो ये पेरेंटल वाला है। हमने देखो, मैं वैसे भी कार्टून वालों में जब बताता हूँ तो देखो उसको हेलिकल करके नहीं दिखाता हूँ, ऐसे करके मैं बनाता हूँ। तो ऐसे करके ये कार्टून डायग्राम एक तरीके से, तो ऐसे करके पहले बना लिए। दरअसल ये ऐसे करके अभी लिपटे हुए हैं, इस इतने को खोला नहीं गया है, लेकिन समझाने के लिए ऐसे करके बना दिया है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम जैसे साफ साफ देखे अलग अलग। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इतने पार्ट को खोल लिया है। ये पेरेंटल वाला है, ये 3 प्राइम टू 5 ये पेरेंटल वाला है। तो देखो वो ये तो लिखा था थ्योरी में कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्टैंड पेरेंटल स्टैंड होगा उस पर क्या होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम में 3-5 वाला काम तो नहीं है, 1 नंबर का काम है। तो उस पर क्या होगा, उस पर देखो यहाँ से शुरू करो, 3 to 5 प्राइम पोजीशन। ध्यान से याद हो शुरू कहाँ से कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर काम कर रहे हैं, मतलब देखो यहाँ कहाँ चल रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम कर रहे हैं, तो जो होगा क्या होगा, मतलब वैसे लग रहा है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, लेकिन कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस रेस्पेक्ट में देखें तो ये पेरेंटल वाला कौन सा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब इसका मतलब अब 2 नंबर वाला काम है, ये यहाँ पर कंटिन्यूस काम होगा। तो देखो कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है। हाँ, अपने रेस्पेक्ट में तो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। देखो अपने रेस्पेक्ट में तो, क्योंकि पॉलीमराइजेशन तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा ना, वो तो उस रेस्पेक्ट में बताएगा। पेरेंटल वाले के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वाला अपने में तो, क्योंकि पॉलीमराइजेशन तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, अपने रेस्पेक्ट में तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है। ऐसे देखो अभी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, लेकिन अब इसमें देखो, इसमें दरअसल क्या करता है, इसमें पहले ये नहीं बनता है, ये स्पेशल बात है। पहले ये बनता है, फिर और पीछे जाता है, फिर ये बनाता है, फिर और पीछे जाता है, ये बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है लोगों को। जैसे अभी मैंने जो बताया, आप सोचोगे कि यार स्टार्टिंग तो यहाँ भी 3, इसके पेरेंटल के रेस्पेक्ट में 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रही है, ठीक है, तो इसमें भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन नहीं, पहले ये फ्रेगमेंट नहीं बनता है, पहले ये फ्रेगमेंट बनता है इस तरीके से। तो स्टार्टिंग यहाँ से की जाती है, तो इस तरीके से ये बनता है। तो पहले ये बन जाता है, फिर ये बन जाता है, ये बन जाता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले की तरफ जो हो रही है, तो वो क्या हो रही है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है। देखो ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस लिखा है, ठीक है। तो ये फिगर बस बनाना आना चाहिए आपको, फिगर बनाना आपको प्रैक्टिस होने में होना चाहिए। फिर ये चीज़ ना आपको रटनी नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, तुरंत क्या करना, तुरंत जो है ऐसे करके उल्टा बाई बना लेना, उल्टा बाई में 3 डायमेंशन करके एक तरीके से, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से बना लेना, ठीक है। अब एक को इधर वाले को केयर को भी बना लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाना, तो इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनाना, ठीक है। अब इस वाले पे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम कंटिन्यू सिंथेसिस कर देना अपने रेस्पेक्ट में, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा, क्योंकि ये भी तो हमको मेंटेन करना है ना, क्योंकि ये जो अगला आने वाला फ्यूचर डीएनए होगा ना, तो ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, ये 3 प्राइम तो 5 प्राइम होगा। अब ये वाला इस तरीके से होगा, ये बना ऐसे बनते ही, फिर ये, ठीक है। तो ये 5 प्राइम तो ये 3 प्राइम रहा होगा, सिंपल सी बात है, तो ये 5 प्राइम रहा होगा इधर। तो ऐसे आप कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आप ये एकदम बना लो साइड में एकदम से, और इसी को देख करके आंसर दे दो कि किस रेस्पेक्ट में कह रहा है, ठीक है। अपने रेस्पेक्ट में तो पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहा। देखो ये भी बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बना है, लेकिन पेरेंटल के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पर कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है, सही है। तो यही जो मैं बता रहा था कि आगे समझ में आ जाएगा आपके ध्यान से। न्यू स्टैंड तो पेरेंट वाले के एंटी पैरेलल डेरिवेटिव 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा ही ना, क्योंकि सिंपली राज उसी दीवार के बगल पर बैठकर जिसको बनाएगा, बगल पर बैठकर का मतलब मेरा ये है कि जैसे यहाँ बनाएगा तो यहाँ इसको इस पे बैठेगा, तो इस पे बैठ के इसको बनाएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको एंटी पैरेलल लेना है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको एंटी पैरेलल लेना है, तो इसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इस पर बैठ के इसको बनाएगा इस तरीके से। याद करने के लिए ये तरीका, ठीक है, बैठ के इसको क्या बनाएगा, ठीक। बाकी जो है इस पैरा को भी देख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। फर्दर नोट एवरी डिटेल ऑफ द रेप्लिकेशन अंडर स्टूड वेल। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस लेवल पे मतलब पूरी
एवरी डेटेबल एप्लीकेशन इज नॉट अंडरस्टूड वेल, पूरी तरीके से जानने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब इनका ये इन यूकैरियोट्स में द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये हम जानते भी हैं, आप पहले छोटी मतलब अर्ली क्लासेस से भी जानते हैं। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। रेप्लिकेशन जो होता है और सेल डिवीजन साइकिल जो होती हैं जितनी भी होगी हाईली कोऑर्डिनेटेड होती हैं। ये फेलर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, अगर सेल डिवीजन नहीं होता डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो रिजल्टेशन पॉलीप्लाउडी इन्हें क्रोमोसोमल एनामोली, पॉलीप्लाउडी हो जाता है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो जाती है। ये कंडीशन मैंने आपको बताई है डिटेल में, या ये हम जो है मेंडल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे म्यूटेशन वगैरह में। क्रोमोसोमल एनामोली हो जाती है, ठीक, पॉलीप्लाउडी हो जाती है, ठीक, पूरा सेट चला जाता है और सेल डिवीजन हो नहीं पाता है सही से। यू विल लर्न दी detailed nature of origin and the processes occurring at this site in higher classes। वो कह रहा है कि ओरिजिन की नेचर क्या होती है, प्रोसेस अकरिंग एट द साइट पे क्या प्रोसेस हो रही थी वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखो एनामोली समझ लो थोड़ा सा, जहाँ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या मिसिंग या इरेगुलर हो जाए वहाँ ये टर्म यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा हो जाए या मिसिंग हो जाए या इरेगुलर हो जाए वहाँ ये टर्म यूज़ करते हैं एनामोली, ठीक है। फिलहाल पॉलीप्लाउडी एक्स्ट्रा वाले का केस की बात चल रही है, एक्स्ट्रा वाले के केस के अंतर्गत आएगा, चूँकि क्रोमोसोम जितने एक सेल में होने चाहिए उससे ज़्यादा ही हो गई, ठीक है, तो पॉलीप्लाउडी हो गई यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ देख लो, ये मैंने नोट करके लगा, यदि पेरेंटल स्टैंड के रेस्पेक्ट में ना पूछा जाए तो हमेशा 5' to 3' बताना, चूँकि चाहे लीडिंग हो चाहे लेगिंग। देखो लीडिंग लेगिंग क्या है, लीडिंग इसको कंटिन्यूस को बोलते हैं, लीडिंग लगातार लीडिंग है, और लेगिंग इसको बोलते हैं। ऐसे ध्यान रखते हैं, लेग मतलब टांग है हमारी, टांग के कई तरीके से कई जगह टूटा हुआ है, और लीड मतलब एक लगातार, जैसे ईयरफोन की लीड मतलब हेडफोन की लीड, ऐसे याद रख सकते हैं, वो कंटिन्यूस वाला है। लेकिन एनसीईआरटी के बाहर के वर्ड है लीडिंग लेगिंग, ठीक है। चूँकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5' to 3' करता है अपना काम, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब अपना काम मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एप्लीकेशन 4, ये पूरा बिना देखे बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसको आप बिना देखे अगर बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, सिंपल सा है वैसे, तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं, कितना भी टाइम हो जाए किसी भी रेस्पेक्ट में देखा जाए आप तुरंत उसको देख के बता दोगे, कितना भी प्रेशराइज कंडीशन में एग्जाम में सही आंसर दे दोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और सभी का कन्फ्यूजन दूर हो सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।